हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाई की थी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों में बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स अज्यूम किए थे, कुछ अजम्पशन मानी थी। तो हम लोग उन पोस्टुलेट्स की पहले बात करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां थी। तो उन कमियों को कंप्लीटली तो रिमूव नहीं हो पाई, लेकिन कुछ हद तक रिमूव करने में बोहर को कामयाबी मिली और कुछ अजम्पशंस थी जो बोहर ने अज्यूम की। तो पहला पोस्टुलेट था बोहर के मॉडल के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सही है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और उन पाथ का नाम है ऑर्बिट्स। सर्कुलर पाथ का नाम ऑर्बिट है और इसका जो रेडियस है वो फिक्स होगा, फिक्स रेडियस, और जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो मतलब जिन रास्ते पर, जिस सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, वो पाथ, वो ऑर्बिट फिक्स रेडियस का होगा और फिक्स्ड एनर्जी का होगा। ओके, सेकंड पार्ट है जब इलेक्ट्रॉन अपने उस ग्राउंड ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, उस जगह पर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ना तो कोई एनर्जी को लूज करेगा, नो एनर्जी लूज, और ना ही गेन करेगा, नो गेन ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे है इलेक्ट्रॉन, तो अपने ग्राउंड स्टेट में कभी भी ना तो एनर्जी को वो लूज करने वाला और ना ही एनर्जी को गेन करने वाला, यानी कि उसके पास फिक्स्ड एनर्जी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी बात की है। अब तो फिर एनर्जी का चेंज क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लो एनर्जी स्टेट में आएगा, तब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसका मतलब है अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट में है तो फिक्स एनर्जी है, लेकिन अगर उसने अपना स्टेट चेंज किया तो वो एनर्जी गेन या लूज करेगा। अब अगर वो लो से हाई गया तो एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सिंपल है, अगर मुझे जंप करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो वो क्या करेगा, लो से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं हाई से लो आना चाहता हूं तो मुझे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो एनर्जी यहाँ पर लूज या गेन हो रही है वो कैसे कैलकुलेशंस आएंगी। हमें पता है प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू न्यू होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं E2 माइनस E1, जहाँ पर E2 क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है, और E1 क्या है, लो एनर्जी स्टेट है। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो कैसे कैलकुलेट होगा, H इंटू न्यू। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कहने का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लेते हैं एनर्जी लेवल 3 से, लेट मी से 2 पे आया, सपोज कर लेते हैं हम लोग 3 से जब 2 पे आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उसका फॉर्मूला क्या है, E2 मतलब जितनी एनर्जी इस शेल में होगी, माइनस E1 मतलब एनर्जी जितनी सेकंड शेल में होगी, उसको माइनस करके जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी एनर्जी ऑफ द
फोटोन और उसका फॉर्मूला h इंटू न्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन हमारे पास होगी। तो ये तीसरा पोस्टुलेट हो गया। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट, ओके, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं, हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट सुनिए, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में क्या था कि अब हमने बात की कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी रेडियस और एनर्जी फिक्स है, यानी कि वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करने वाला। तो वो ऐसे ऑर्बिट का पता कैसे लगाएंगे कि ये वाला ऑर्बिट पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बोहर ने कहा कि एक रिलेशन है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, एंड दैट इज MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, वेयर MVR इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n है एक इंटीजर, इंटेग्रल वैल्यू ऑफ h अपॉन 2π जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला ऑर्बिट पॉसिबल होता है। और जिस ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना गेन करेगा। हालांकि अगर वो अपना स्टेट चेंज करता है, 1 से 2 जाता है या आगे फर्दर जाता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो हायर से दोबारा लो पे आ रहा है तो फिर वो एनर्जी एमिट या फिर एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से फोटोन। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। दिस वाज द फोर्थ पोस्टुलेट। ओके, तो ये हमारे पास 4 अजम्पशन थी जो बोहर ने अज्यूम की ताकि वो अपना मॉडल प्रस्तुत कर सकें। तो क्या क्या अजम्पशंस थी, लेट अस सी। पहला तो था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ग्राउंड ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी और रेडियस फिक्स होगा। रदरफोर्ड की ये ड्रॉबैक थी ना कि अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहा है न्यूक्लियस के, तो घूमता हुआ चार्ज या एक्सेलरेट होता हुआ चार्ज तो रेडिएशन एमिट करेगा और एक स्टेज पे आके वो कोलैप्स हो जाएगा। तो बोहर ने यही कह दिया कि अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी का वो कोई चेंज नहीं करेगा, तो फिर उसको एनर्जी लूज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाएगा तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अगर हाई टू लो गया तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है कि जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है उसका पता कैसे लगाएंगे, E2 माइनस E1, वेयर E2 इज हायर एनर्जी वैल्यू और E1 है लोअर एनर्जी स्टेट वैल्यू, और इसका जब आप डिफरेंस करोगे तो एच न्यू के इक्वल आ जाएगा। ये एच न्यू क्या है, ये आप ये भी कह सकते हो कि जितनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने में लगी है ताकि वो 1 से 2 में जंप कर सके, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर उसको 2 से 1 में आना है तो इतनी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग फोटॉन्स की बात ही करते हैं, तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन ही यहाँ पे आ जाता है लाइट के विद रिस्पेक्ट, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ वन, जिन ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, उस ऑर्बिट को अगर सच में एग्जिस्ट करना है तो इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहाँ पर h अपॉन 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे फोटोन का जिक्र नहीं, मुझे लग ही रहा था, यहाँ पे फोटोन नहीं है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन मान के चलिए आप, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि फोटोन तो लाइट से रिलेटेड हो गया, तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट उसका एक पार्ट है, बाकी भी तो इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरेज है, तो इसलिए आप फोटोन की जगह यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन लिख देंगे। यहाँ पर भी रेडिएशन लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अब आ गई बात बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो पोस्टुलेट हमारे क्लियर हो गए। अब इनको बेस बनाते हुए इनके ऊपर अब हाइड्रोजन एटम के मॉडल की बिल्डिंग बनाई बोहर ने। तो क्या है बिल्डिंग, अब आप बात करेंगे, इसको मैं इरेज कर दूँ। ओके,
तो पहला पॉइंट जो बोहर ने दिया हाइड्रोजन एटम के मॉडल के विद रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा कि जो हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन का आपको पता है Z1 होता है। Z का मतलब है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो सकता है, वो n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में तो 1 पे होगा, लेकिन एनर्जी गेन करके वो सेकंड पे जंप कर सकता है, थर्ड शेल में कर सकता है, फोर्थ में कर सकता है। तो ये जो बेसिकली n है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, शेल नंबर कहलाता है, शेल, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे कि जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, तो दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, सपोज कर लो ये थर्ड शेल, तो इस चीज़ को वी कॉल शेल बोलते हैं। एंड n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन होगी, तो दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात है हमारी पहली तो हो गई। और ये इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, मतलब पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1.1 1.125 1.3 ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करने वाली। 1 2 3 4 5 एक नेचुरल नंबर की सीरीज जाएगी, आप ये कह सकते हो। ओके, चलिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के लिए तो 1 पे है, लेकिन एक्साइटेड होके एनर्जी गेन करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे, फिफ्थ पे जा सकता है एज पर द एनर्जी जो उसको मिली है। सेकंड पॉइंट सुनिए, रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज। तो अब हमने बात की कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो फिर इनका क्या होगा, एक रेडियस होगा, जैसे इसका आर, इसका लेट मी से आर डैश, इसका आर डबल डैश, ऐसे होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन बनाया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। इसकी डेरिवेशन आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी, अभी आपको सिर्फ केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए। तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आर एन इज इक्वल टू ए की पावर n की पावर 2 एंड ए नॉट, ये होता है। तो ए नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है, और पिकोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो 52.9 पिकोमीटर। और n क्या है आपका, n आपका ये शेल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सो ऑन। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके, ए नोट तो फिक्स है, तो n की वैल्यू पुट कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये बात याद रखनी है, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, वो प्योरली हाइड्रोजन एटम के बारे में है। जैसे ही एटम चेंज होगी तो Z का रोल भी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे Z नहीं लिख रहे क्योंकि Z जो है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इसीलिए सिंपलिसिटी में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही लेट मी से मैं हीलियम की बात करूँगा, मैं लिथियम की बात करूँगा, तो वहाँ पर Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 नहीं है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लियरली मैंशनड है कि दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम, इसीलिए Z की वैल्यू 1 है, तो हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट रेडियस की बात करूँ, फर्स्ट शेल के रेडियस की बात करूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ए नोट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है, तो रेडियस जो आ गया वो 52.9 पिकोमीटर आ गया। ये फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट शेल का रेडियस आ गया। तो आप देख सकते हो कितनी स्मॉल क्वांटिटी है, मीटर्स में 10⁻⁻12 आ गया, तो 0.000 सो इतनी, मतलब जाके इतनी छोटी सी वैल्यू है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप कहोगे कि मुझे तो दूसरे शेल का रेडियस निकालना है,
तो मैं कहूँगा कि n की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 52.9 पिकोमीटर ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा रेडियस है वो R1 के कंपैरेटिवली 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि n स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंसी कर रही है। R3 तो और भी ज़्यादा होगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 52.9। तो यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हो, हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से दूरी अगर आप बढ़ाते जा रहे हो, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब जो रेडियस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो यानी कि अगर शेल इंक्रीज होता है, शेल नंबर, तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली है इंक्रीज होगा। बात तो ये है मेन तो, कि शेल नंबर बढ़ाते जाओ तो रेडियस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर ऑफ द शेल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर n की पावर इधर 1 होती फिर मैं कह देता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन n स्क्वायर है तो है तो डायरेक्टली, लेकिन अब डायरेक्टली उसकी पावर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर वैल्यू 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो n इंक्रीजेज, n मतलब शेल इंक्रीजेज, r मतलब रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हो गया कि n की वैल्यू 1 2 3 4 पॉसिबल हो सकती है इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया रेडियस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हाउ विल आई कैलकुलेट रेडियस। फॉर्मूला याद रखना है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नोट। इसमें जो फॉर्मूला है ना, ये आपको यूज़ कैसे करवाते हैं एग्जाम्स में, जैसे उन्होंने कह दिया कि 4th शेल का रेडियस और 5th शेल के रेडियस को कंपेयर करो, तो R4 अपॉन R5 का रेशो हमें बताना है। तो R4 का मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ए नोट, क्योंकि ए नोट तो एक कांस्टेंट है। R5 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 16/25। तो ये रेशो आपके पास आ गया। ठीक है, कई बार इनका रेशो दे देंगे तो आपसे पूछेंगे कि जो ऑर्बिट्स हैं उनका रेशो निकाल दो। तो मतलब आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, तो आपको इजी है, आप न्यूमेरिकल कर लोगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया हमें, थर्ड पॉइंट दिया है एनर्जी। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एनर्जी उसकी उस ऑर्बिट में फिक्स है, ये बोहर ने कहा। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज En इज इक्वल टू, यानी किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन 1/n स्क्वायर। मैं दोबारा फिर यहाँ पे कह रहा हूँ, हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, Z वहाँ पर 1 होता है, इसीलिए Z आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन जैसे ही किसी और एलिमेंट की बात करेंगे Z भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। ओके, अब यहाँ पर n की वैल्यू तो वही है, शेल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, किसी शेल की आप बात कर रहे हो। जो RH है वो एक कांस्टेंट है, दैट इज राइडबर्ग कांस्टेंट, RYD कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर इस फॉर्मूले पर वो है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। कुछ बच्चे कहेंगे कि प्रीवियस सेशन में भी हमने R की वैल्यू देखी थी, राइडबर्ग कांस्टेंट, और वहाँ पे 109677 सेंटीमीटर इनवर्स थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर बेटा सेंटीमीटर इनवर्स में थी वैल्यू, यहाँ पर जूल में है।
तो जब जूल की बात करोगे तो ये वाला होगा, और अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स की बात करोगे तो वो वाली वैल्यू होगी। तो कंफ्यूज नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल रखो अपने आप को। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो जो राइडबर्ग कांस्टेंट है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, बात खत्म है। नेगेटिव का मतलब क्या है? जब हमारी एनर्जी, हमारी छोड़ो, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि फोर्स जो लग रही है वो अट्रैक्टिव है। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को एक तरह से बाउंड किया हुआ है। नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव होगा, उतनी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर मैं बात करूं -25 एंड -15, तो न्यूमेरिकली तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैथमेटिक्स अकॉर्डिंगली, लेकिन कंसेप्ट वाइज जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव -25 है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू -15। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जो एनर्जी का फॉर्मूला है RH जो है वो तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे। इन्वर्सली हो गया n के, तो मतलब क्या है? जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, और हमने देखा शेल बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बढ़ जाएगा। शेल बढ़ा, रेडियस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया, तो जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? अट्रैक्शन होती जाएगी कम, अट्रैक्शन विल डिक्रीज। तो फिर जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? वो होती जाएगी लेस नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन अगर एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब है अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी कंसिडर कर लूँ, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और लेट मी से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बाहर हो गया कि इस बाउंड्री पर अगर मैं देखूँगा तो एनर्जी ज़ीरो है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पा रहा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो n इन्फिनिटी मान लेते हैं इस चीज़ को। तो फिर जो एनर्जी है वो क्या हो गई इन्फिनिटी शेल में? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होने वाला। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस अराउंड ऑर्बिट में नहीं रख सकता, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कब होगी? जब n की वैल्यू 1 होगी, तो फिर जो आपका E1 है वो मोस्ट नेगेटिव होगा। En की वैल्यू जो है वो मोस्ट नेगेटिव होगी, इसीलिए फर्स्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ वो मैक्सिमम होगी, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना मोस्ट डिफ़िकल्ट वी कैन से होता है। मतलब अगर आप वैसे इसके अकॉर्डिंगली बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के वो सबसे ज़्यादा पास है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो खत्म कर दो। RH की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं, सेकंड शेल हो गया ये वाला, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब है RH की वैल्यू तो 2.18 है, और इंटू 10⁻⁻12, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये मेरे पास बन गया 0.545, तो ये आ जाएगा 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो,
ये तो कैंसिल ही हो गए, छोड़ दो। अब देखो 2.18 और 0.545 में से ज़्यादा नेगेटिव कौन है? E1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो अगर आप E3 निकालोगे तो वो और लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली कम कम नेगेटिव होती जाएंगी, और जब इन्फिनिटी पे बात करेंगे फिर तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने रेडियस की बात की थी कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर भी वो क्या कहेंगे, आपसे कंपैरिजन करवा लेंगे। सपोज कर लो वो कह रहे थे कि E6/E7 एनर्जी का कंपैरिजन कर लो, 6th शेल और 7th शेल की एनर्जी का कंपेयर करना है। तो RH तो RH ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। n² तो 6 का स्क्वायर 36। अब E7 RH में तो कोई है ही नहीं इशू, n² ऊपर चला जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। सो यू विल गेट 49 डिवाइडेड बाई 36 एंड दिस इज द आंसर। तो ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट रिलेशंस के बारे में क्लियर कट होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि रेडियस में तो प्रोपोर्शन होता है n² के, और एनर्जी में क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो है दोनों में, लेकिन देखो n²। ठीक है, ये बात आपको मतलब सेम सी बात है जिसको आप बना सकते हो। ये डायरेक्टली है और ये इन्वर्सली है, पावर लेकिन 2 की बात है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे मैंने बात की थी, अब 4th पॉइंट इन्होंने क्या दिया हुआ है। अब 3rd पॉइंट तक तो हाइड्रोजन की बात हो गई। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं ये वाला जो मॉडल है हम लोग दूसरे एटम्स के ऊपर भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास हीलियम है, सबसे पहले अपन हीलियम से स्टार्ट करते हैं। अब हीलियम क्या है, हीलियम का अगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हीलियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 2 होता है, और जो मास नंबर है वो 4 होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 2 होंगे, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है जब एटम ने कोई चार्ज गेन या लूज नहीं किया। लेकिन हमने तो ये रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के ऊपर। तो हाइड्रोजन की खासियत क्या है कि उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पर हीलियम आयन बना दूँ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दूँ, ना तो मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा ना एटॉमिक नंबर पे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो चुका है। लेकिन Z की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, क्योंकि Z क्या है, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स की गिनती हमने नहीं चेंज की, हमने तो सिंपली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है। अब इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले इन्होंने फॉर्मूला दिया, पर रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा n² मल्टीप्लाई बाई A0, वेयर A0 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला था। लेकिन अब मैं हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो Z है वो 1 नहीं है, जैसे Z यहाँ पे 2 आ गया, तो यानी कि Z का रोल शुरू हो गया। तो आपको जान के यहाँ पे खुशी होगी कि जो Z है वो रेडियस के केस में डिवाइड में आ जाएगा और पावर 1 रहेगी। तो इसका मतलब है जब हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज की बात होती है तो जो रेडियस है वो n² Z के प्रोपोर्शनल चलता है। n हो गया जिस शेल की आप बात करोगे, और Z हो गया है एटॉमिक नंबर। अगर हीलियम है तो 2 लिखेंगे। अगर लेटनी से लिथियम हुआ, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर उसको हाइड्रोजन जैसा बिहेव करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूँगा तो Z की वैल्यू 2 पुट करेंगे।
अगर हम लोग लिथियम की बात करेंगे तो फिर Z की वैल्यू हमारी 3 पुट हो जाएगी, क्योंकि Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये चीज़ है। और अब एनर्जी का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला है, अब नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, -RH अपॉन n², यही पढ़ा हमने। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम के लिए है जहाँ पर Z1 है। अब अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करता हूँ तो Z की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो जो Z है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा और Z अकेला नहीं आएगा, Z² बनेगा। तो इसका मतलब है जो एनर्जी है वो Z² अपॉन n² पे डिपेंड कर गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर अब फर्क है कि अकेला Z है लेकिन यहाँ पर Z² है। ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो कुछ भी दिया हो, कोई भी स्पीसीज दी हो, कोई शेल दिया हो, तो आप ऐसे करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सुनिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि रेडियस जो है n² का तो फंडा मुझे क्लियर ही है कि अगर शेल बढ़ा दूंगा तो फिर क्या चीज़ है, रेडियस भी बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग Z बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स की गिनती, Z बढ़ाने का मतलब क्या है, आपने प्रोटॉन्स की गिनती बढ़ा दी। और प्रोटॉन्स का मतलब कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ गई, खिंचाव बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली है रेडियस क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो यानी कि एक फैक्टर तो रेडियस को बढ़ा रहा है और एक फैक्टर रेडियस को छोटा कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी का भी कंसेप्ट वही है कि आपके पास जो एनर्जी है वो शेल बढ़ेगा तो एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी, लेकिन अगर आप Z यानी एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो एनर्जी जो है और ज़्यादा नेगेटिव बनती जाएगी। और उसका रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा Z होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो फिर एनर्जी नेगेटिव होती जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए अगर मैं हाइड्रोजन के रेडियस को कंपेयर करूं और लिथियम के रेडियस को कंप्लीट करूंगा, अगर n=1 तो हमें लिथियम का जो रेडियस है वो स्मॉल मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू तो दोनों के लिए 1 है लेकिन Z की वैल्यू लिथियम के केस में अलग है। जैसे सपोज कर लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर 1 और Z की वैल्यू तो 1 ही होती है हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो n की वैल्यू 1 ही ले लो, पहले शेल को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन Z जो है वो लिथियम के लिए 3 होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो यू विल गेट 1/1 इंटू 3/1। तो इसका मतलब है RH/Li = 3। तो जो हाइड्रोजन का रेडियस है वो 3 गुना बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम के केस में लिथियम के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। और उसकी वजह क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज लिथियम में ज़्यादा है, 3 है, और हाइड्रोजन में सिर्फ 1 प्रोटॉन है। तो ये चीज़ है फॉर द सेम शेल नंबर, ये कहानी। ओके, उसके बाद हमारे ये 4th पॉइंट हो गया हमारे पास। तो हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज हो तो किस तरीके से रेडियस और जो एनर्जी है वो वेरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ। 5th पॉइंट एक और पॉइंट उन्होंने दिया है तो उसकी भी जिक्र करेंगे हम लोग। 5th पॉइंट उन्होंने कहा है कि हम लोग वेलोसिटीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी हुई, फार्मूला नहीं बनाया हुआ, फिज़िक्स में हालांकि है लेकिन केमिस्ट्री में वो नहीं इसका यूज़ करवा रहे होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ तो डेफिनेटली हम लोग कर लेंगे। फ़िलहाल बस इन्होंने ये दिया हुआ है कि हम लोग वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं
प्रिसाइज इक्वेशन नहीं दी हुई अलग बात है, और वो कैसे है ये क्लियर है कि अगर एक जनरल नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हमारे पास z की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। यानी अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो घूमने की जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो दूर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो वो भी इंक्रीज हो गया। शेल बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्लियर है, जब न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो जो पुलिंग पावर है वो कम होगी, तो इसलिए जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की वो भी कम हो जाएगी। तो एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है और एक फैक्टर अपोज कर रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बोहर मॉडल की बात ख़त्म हो गई, जो हाइड्रोजन एटम की उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे हमें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो हम लोग देख रहे थे, जो प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि उनको आप एनर्जी दे दो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर अपने हायर लेवल पे चले जाएंगे, और जब उनको ग्राउंड लेवल पर वापस आना है तो वो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो फिर वो जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे उससे जो हमें लाइंस देखने को मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं, वो बोहर ने कैसे एक्सप्लेन की, अब उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है अभी कि किसी पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है? माइनस राइबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। जिस शेल की बात कर रहे हैं उसकी बात होती है। अब उन्होंने कहा कि सपोज कर लो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अभी स्टार्टिंग में किसी शेल आई में है, आई तो मतलब इनिशियल कह सकते हो आप लोग, इसको हमने एन आई यहाँ पर नाम दे दिया। इनिशियली किसी शेल पे है, लेट मी से 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, हमें नहीं पता, हमने बस एन आई उसको मान लिया इनिशियली, और एनर्जी गेन करके वो किसी शेल पे चला गया, फाइनल ई एफ, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, जिसको हमने लिख दिया ई एफ। आप ऐसे समझ लो ये न्यूक्लियस है और ये इनिशियल है, और एनर्जी मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को और वो चला गया इस वाले शेल में। ये इनिशियल से वो चला गया यहाँ पे चला गया, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे वो चला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर एच अपॉन एन एफ 2। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 1 से 2 में जाने पे वो कैसे निकलेगी? अगर मैं फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो आर एफ का वैल्यू पुट कर, ई एफ की वैल्यू पुट कर दूं माइनस, ये एक और माइनस है, अपॉन एन आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। मैंने फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो आर एच अपॉन एन आई का स्क्वायर। और हमें पता है जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एच मल्टीप्लाई बाय न्यू के। ये क्या चीज़ है? ये एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एनर्जी मिली है, कोई एनर्जी उसको मिली, और उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पर चला गया। तो वो जो एनर्जी मिली है दैट इज एच इंटू न्यू। और फर्दर आप इसका और बेटर वर्जन बना सकते हो। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c बाय लैम्डा होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो आर एच जो है वो आप क्या कर लोगे? कॉमन निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचेगा?
मैं पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देता हूँ, एन आई का स्क्वायर, फिर माइनस 1/NF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला रिलेशन बन गया, HC/λ इज इक्वल टू RH राइडबर्ग कांस्टेंट इनिशियल माइनस फाइनल। अभी और देखिए इसको उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया हुआ है। लैम्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ, ये डिपेंड करता है रेडिएशन के ऊपर, लेकिन H और C कांस्टेंट है, तो इसको वो RH के जब डिवाइड में ले आएंगे तो HC चला गया डिवाइड में, तो 1/NI का स्क्वायर माइनस NF का स्क्वायर। तो ये फाइनल जो रिजल्ट है वो आप लोगों का तैयार हो गया। इन्होंने वैल्यूज भी पुट की हुई हैं, तो जब आप इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे 1/λ, अब आपने पहले प्रीवियस सेशन में रिलेशन पढ़ा था कि 1/λ यानी कि 1/वेवलेंथ वेव नंबर के इक्वल होता है। तो v बार का मतलब है यहाँ पर वेव नंबर, और जब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, राइडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मुझे मिलने वाली है वैल्यू 1.0967 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, और ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़, क्योंकि इनिशियल शेल और फाइनल शेल पे तो वैल्यू बदलती रहेगी, मीटर इनवर्स, अभी मीटर में है मीटर इनवर्स, मीटर नीचे तो मीटर ऊपर जाके माइनस हो गया। तो ये आपका वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसको भी राइडबर्ग कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन ये किस में है, जब मीटर इनवर्स की बात करेंगे तब। और Ni इनिशियल जहाँ पे अभी आपका इलेक्ट्रॉन है, Nf जहाँ पे वो गया है, चाहे वो एनर्जी गेन करके पहुँचाओ चाहे वो एनर्जी लूज करके पहुँचाओ, इसकी बात भी आप करने वाले हैं। तो ये तो हमारा हो गया, सारा डन हो गया, ठीक है। अब देखिए मतलब इसका हमें क्या चीज़ है कि Ni या Nf को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज कर लो, अब यहाँ पे मैं केसेस की बात करता हूँ, जो Ni है अगर वो Nf से बड़ा है, यानी इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है, फॉर एग्जांपल Ni की वैल्यू मान लो 5 है और फाइनल जो है वो 4 है, मतलब वो हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे जब आप वैल्यूज ये पुट कर दोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी। कैसे, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ दो, ये क्या बनेगा 1/Ni का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब आप जब एलसीएम लोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 1 × 16 16 हो गया, 25 × 1 25 हो गया। तो यू कैन क्लियरली सी कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वेव नंबर है, या वेव नंबर कैसे बना, वेवलेंथ से, या वेवलेंथ कैसे बनी, एनर्जी से। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और वही चीज़ हो रही है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लो की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो फिर एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, इन्फिनिटी नहीं नेगेटिव। इसी तरीके से अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से छोटी है, अब ये वाला केस ले लो कि Ni मान लो आपका 3 है और फाइनल जो है वो 4 है, तो 4 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो आप जब इसको कैलकुलेशंस करोगे तो एनर्जी विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वही बात हो गई, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाना चाहते हो तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर उसे आप वापस बुलाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी।
या रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अब हम लोग जब एक सैंपल की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई एक एटम तो होगा नहीं। लेट मी से हाइड्रोजन की बात कर लो, छोटे से सैंपल में भी हाइड्रोजन की क्या पता हज़ारों लाखों एटम्स हों, तो हज़ारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उनमें से जितने के पास भी एनर्जी जाएगी वो अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से ऊपर ऊपर उठ जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे नीचे तो वो अलग अलग रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक सिंपल समझाने के लिए वैल्यू लेता हूँ कि मेरे पास 1000 हाइड्रोजन की एटम्स हैं एक सैंपल में, एक सैंपल या हाइड्रोजन का, उसमें 1000 एटम्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसमें से अपन सपोज कर लेते हैं कि जो 600 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी आई है जो कि उनको अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अब आप मान लेते कि 100 इलेक्ट्रॉन चले गए सेकंड शेल पर, 150 इलेक्ट्रॉन चले गए थर्ड शेल पर, 250 इलेक्ट्रॉन चले गए सपोज करो फोर्थ शेल पे, और 100 इलेक्ट्रॉन चले गए सपोज करो फिफ्थ शेल पे। ऐसे ज्यूम कर लिया। इनके पास एनर्जी कम पहुंची तो ये सेकंड पे ही रह गए, इनके पास ज़्यादा एनर्जी मिल गई थी तो थर्ड पे जंप कर गए, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे चले गए। अब जब ये दोबारा, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग n1 है, सपोज कर लो ये ऐसे मैंने 1 बना दिया, तो जब ये 2 वाले 1 पे आएंगे, 3 वाले 1 पे आएंगे, 4 वाले 5 वाले, तो फिर ये बहुत सारी रेडिएशंस एमिट करेंगे और इसी वजह से हमें ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं। अब अगर सपोज करो n3 पे 150 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, अगर वो एक ही टाइम पे तो वापस नहीं आने वाले। लेट मी से 150 में से 50 इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पर n3 से डायरेक्टली n1 पे आ रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग ऐसे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो सारे रेडिएशंस एमिट होंगी वो सब सेम होंगी, तो जब वो सेम होंगी, सेम टाइम पर होंगी, तो सब ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने का मतलब है उनकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि रेड कलर वाला फोटॉन निकलेगा, रेड मतलब इतनी एनर्जी है कि रेड कलर एमिट होगा। तो अब अगर 50 वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो वो 50 फोटॉन्स एमिट करेंगे, और सबके पास कौन सी एनर्जी होगी? रेड लाइट की वेवलेंथ होगी। तो ये रेड ऐड होता जाएगा 50 फोटॉन्स का, तो जो रेड कलर की इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहानी है जो मतलब हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तो सिर्फ एक आइडिया लिया है, 1000 एटम्स है, क्या तो लाखों एटम्स होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। ओके, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये चीज़ हो गया अपना ख़त्म। उसके बाद है लास्ट टॉपिक है इसी का से रिलेटेड, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। अब मॉडल में कुछ कमियां ना हो ऐसा तो देखिए हो ही नहीं सकता। अब कुछ कमियां थी बोहर के मॉडल में। सो limitations of बोहर मॉडल। तो लिमिटेशन क्या थी, अब उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो ये थी कि जब हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है आपको। स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत सारी, जैसे अपन ने अभी बात की, लेकिन कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको ये डबलेट बोलते हैं, इतनी क्लोजिंग को वो क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं। तो भी इतनी क्लोज क्यों बन रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन बोहर के पास नहीं थी। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डबलेट दैट इज टू क्लोज्ड स्पेक्टिकल लाइंस। दो बहुत क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हैं वहाँ पर ऑब्जर्व हो रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी बोहर के पास। तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई, डबलेट को एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। इसके अलावा कि
ये वाला इफेक्ट जो बोहर मॉडल था, ये तो हो गया पहला लिमिटेशन, अनेबल टू एक्सप्लेन डबलेट। डबलेट मतलब टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइन। दो बहुत क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो क्यों हो रही हैं वो बोहर के द्वारा एक्सप्लेनेशन में नहीं था। दूसरा, हमने पढ़ा कि जो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए ठीक था, वैलिड था, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके लिए जो बिहेवियर था वो एक्सप्लेनेशन में बोहर के पास नहीं था। तो मतलब सिंपल सी बात है, बोहर का मॉडल लिमिटेड था सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक या हाइड्रोजन जैसी कुछ और स्पीसीज तक। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, वहाँ पर ये मॉडल क्या हो गया, अपने आप को वैलिड नहीं कर पाया। अगला सुनिए, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी, स्पेक्ट्रल लाइंस जो बन रही थी, यानी कि जैसे कि हायर टू एनर्जी लो पे आया तो बहुत सारी लाइंस यहाँ पे एमिट हुई, तो वो स्प्लिट हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब स्प्लिट मतलब अलग अलग हो रही थी। अगर उनके आसपास या तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर स्प्लिटिंग होती है तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये आप याद करना है बस एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम, इसके बारे में कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। जीमन्स इफेक्ट, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन बोहर के पास नहीं थी कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट क्यों हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम्स बनाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी कि एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन की एक एटम हाइड्रोजन की दूसरी एटम के साथ मिलेगी तो H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगी, और हाइड्रोजन गैस या कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो मॉलिक्यूल कैसे बना, क्या पॉसिबिलिटी से बना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बोहर के मॉडल में कहीं पे भी नहीं थी कि अगर एक एटम दूसरी एटम से बॉन्डिंग बना रहा है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये क्या चीज़ पॉसिबल कर रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बोहर के मॉडल ने रदरफोर्ड की नो डाउट एक एडवांस फॉर्म पेश की, कुछ कमियों को दूर किया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना बाकी था, और वही जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।